हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे हैं डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर एज ए कॉलम। इस वीडियो में हम लोग डिजाइन ऑफ बैटन कॉलम करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग डिजाइन ऑफ लेस्ट कॉलम देख चुके हैं, उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने लिए थे। तो अगर आपने डिजाइन ऑफ लेस्ट कॉलम नहीं किया है तो आप डायरेक्टली डिजाइन ऑफ बैटन कॉलम की तरफ मत आइए, क्योंकि पहले आप लेस्ट कॉलम कर लीजिए, उसके बाद ही बैटन कॉलम की तरफ आइए, क्योंकि कुछ बेसिक्स आपको वहां के यहाँ पर रिक्वायरमेंट होने वाले। तो यहाँ पर देख सकते हो डिजाइन ऑफ लेस्ट कॉलम हमने स्टार्ट टू एंड देखा था। देखो, डिजाइनिंग प्रोसीजर ऑफ कॉलम इन डिजाइन ऑफ लिस्ट कॉलम इज सेम एज डिजाइनिंग प्रोसीजर ऑफ कॉलम इन डिजाइन ऑफ बैटन कॉलम। कहने का मतलब क्या है, जो आपका कॉलम का जो डिजाइन प्रोसीजर है वो सेम होने वाला है, क्योंकि हमारा जो डिजाइनिंग है वो 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा हमें कॉलम को डिजाइन करना है, ये जो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं ये कॉलम, इसको हमें डिजाइन करना है। सेकंड पार्ट इसमें होगा, हमें डिजाइन करना है बैटन प्लेट को। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेट देख सकते हैं इसको कहते हैं बैटन प्लेट। हमारे सेकंड पार्ट में हमको इसको डिजाइन करना है बैटन प्लेट को। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो डायगोनल मेंबर होता है इस डायगोनल मेंबर को कहते हैं लेसिंग बार। जहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट क्या था, डिजाइनिंग ऑफ लेसिंग बार, वैसे ही यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट है डिजाइनिंग ऑफ बैटन प्लेट जो हॉरिजॉन्टल होता है। और नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट होगा वो तो डिजाइन ऑफ कनेक्शन होगा, बोल्टिंग वेल्डिंग जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो चलिए वन बाय वन देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कॉलम का डिजाइनिंग प्रोसीजर सेम है, जो आपने लेसिंग में अगर पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये जो प्रोसीजर है वहां पर जो मैंने समझाया था और यहाँ पर जो समझाने वाला वो एकदम सेम है, बस एक ही जगह पर फर्क है। अब वो फर्क क्या है, ध्यान से देखिए। बस यहाँ पर एक 5th स्टेप में चेंजेस है कि the effective slenderness ratio of the batten column should be increased by 10% to take care of shear effect। आपको डिजाइन ऑफ बैटेंड कॉलम में जब आप कॉलम को डिजाइन करेंगे तब आपको 10% इंक्रीज करना है स्लेंडरनेस रेशियो को। मतलब आप मल्टीप्लाई बाय 1.10 करेंगे, जो भी आपका लैम्बडा का आंसर होगा, KL अपॉन R का जो भी आंसर होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 1.1 करना पड़ेगा। किसमें, बैटेंड कॉलम में। और आप लेस्ट कॉलम में क्या करते थे, यहाँ पर देखो डिजाइन ऑफ लेस्ट कॉलम में हम लोग कॉलम का डिजाइन कैसे करते थे, द इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द लेस्ट कॉलम शुड बी इंक्रीज बाय 5%। लेसिंग में 5% इंक्रीज करना होता था, बैटनिंग में 10% इंक्रीज करना है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है आपका डिजाइनिंग ऑफ कॉलम में, बाकी सारे स्टेप्स सेम है। बाकी सारे स्टेप आप देख सकते हो, यहाँ के स्टेप देखो 7 स्टेप्स, और यहाँ पर जो हमारे डिजाइनिंग ऑफ बैटनिंग कॉलम में जो 7 स्टेप है सारे के सारे सातों स्टेप सेम है। बस एक जगह पर मैंने फर्क बता दिया, मल्टीप्लाई बाय 1.1 करना है। वहां पर आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय 1.05, क्योंकि लेसिंग में 5% इंक्रीज करते थे लैम्बडा को और बैटनिंग में 10% इंक्रीज करेंगे। एक ही जगह पर फर्क है, बाकी सारा सेम है। देखो, जो सबसे मेन इस वीडियो का पार्ट है वो है डिजाइनिंग ऑफ बैटन प्लेट। इस प्लेट को डिजाइन करना है, इस प्लेट की विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो सब हमको डिजाइन करना है। कितने प्लेट प्रोवाइड करने हैं वो भी डिजाइन करना है। तो इसकी तरफ मैं बाद में आऊंगा। यहाँ पर देखो मैंने कुछ लिखा है ईडी ओडी, ठीक है, यहाँ पर सी लिखा गया है, इसकी तरफ मैं बाद में आऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। टोटल देख सकते हैं, यहाँ से टोटल है आपके पास 8 स्टेप है। ठीक है, उसके बाद डिजाइनिंग ऑफ कनेक्शन है, तो डिजाइनिंग ऑफ कनेक्शन की तरफ तो बाद में ही जाएंगे। सबसे पहले 8 स्टेप में आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। देखो, सबसे पहला स्टेप इसमें होता है आपको कैलकुलेट करना है स्पेसिंग बिटवीन चैनल्स, जिसको कहेंगे डी। डी क्या होता है, देखो कि आपको सेक्शन किसके लिए डिजाइन करना है। 2 कंडीशन हो सकते हैं कि आपका चैनल B2B है। अब B2B मतलब क्या, बैक टू बैक। F2F मतलब क्या, फेस टू फेस। तो देखो यहां पर जिस जिस जगह पर मैंने B2B लिखा है, F2F लिखा है, इसका मतलब है आपको कंडीशन क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन 2 तरीके के मिल सकते हैं, चैनल आर कनेक्टेड बैक टू बैक, तो उसका ये डायग्राम आप देख सकते हैं, दिस चैनल इज कनेक्टेड बैक टू बैक। क्वेश्चन एक और टाइप में बोला जा सकता है कि चैनल्स आर कनेक्टेड फेस टू फेस, तो उसका डायग्राम आप देख सकते हो, ये है आपका फेस टू फेस। इसके लिए एक और नाम होता है चैनल्स आर कनेक्टेड टो टू टो। तो कभी कभी ये भी बोला जाता है कि चैनल्स आर कनेक्टेड टो टू टो, या फिर बोला जाएगा चैनल्स आर कनेक्टेड फेस टू फेस, तो उसका ये डायग्राम है। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों भी कंडीशन समझाऊंगा, बस ध्यान देना।
फॉर्मूले के पास मैंने लिखा है, क्लियरली मेंशन किया है, B2B के लिए आपको वो फॉर्मूला यूज करना है और F2F के लिए वो यूज करना है। तो जब भी B2B आएगा इसका मतलब है बैक टू बैक के लिए आपको वो फॉर्मूला यूज करना है, और F2F आया मतलब फेस टू फेस के लिए आपको वो फॉर्मूला यूज करना है। इस तरीके से आप ये फॉर्मूले कहीं पर नोट करके रख लो, बहुत काम आने वाला है आगे। तो जैसे कि ये सारे फॉर्मूले जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो सब आपको IS 800 2007 में जाएंगे, तो पेज नंबर 50 के बाद से सारे फॉर्मूलेज गिवन है आपको। बस यहाँ पर देख सकते हैं बैटनिंग कॉलम की शुरुआत हुई है पेज नंबर 50 से, इसके बाद सब कुछ नोट किया गया है। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पर थियोरेटिकल वे में गिवन आता है। तो अगर आप क्लॉज देखेंगे 7.7.1.4, तो जो मैंने आपको बताया था कि आपको KL/R मतलब जो लैम्बडा होता है वो 1.1 टाइम्स को इंक्रीज करना पड़ता है, तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। देखो यहाँ पर जो कॉलम का प्रोसीजर में आपको मैंने बताया था कि 10% इंक्रीज करना होता है, 10% मतलब 1.1 को इंक्रीज करना है लैम्बडा। देखो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर खाली थियोरेटिकल वे में सब कुछ गिवन आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो VB का फॉर्मूला VTC/NS, M का फॉर्मूला VTC/2N, तो ये VB और ये M यही सब हमने यहाँ पर नोट किया है। ट्रैवर्स शेयर होता है VT और लॉन्गिट्यूडनल शेयर होता है VB, उसका फॉर्मूला निकलता है V2 × 2/NS। सब कुछ वही से हमने उठाया है, खाली यहाँ पर आपको थियोरेटिकल वे में गिवन है, हमने यहाँ पर पॉइंट वाइज नोट किया है। तो आप अभी सुन लो ध्यान से और साथ साथ में नोट करते चलो, बाद में जाके वहां पर थियोरी के साथ कंपेयर कर लेना, आप समझ जाएंगे कि कौन सी वैल्यू कहाँ से आई है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, इसमें हमको स्पेसिंग बिटवीन चैनल्स D निकालना है। तो D अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग है। अगर आपका बैक टू बैक सेक्शन है तो D फॉर बैक टू बैक सेक्शन देखो कैसे होता है। ये आपका चैनल सेक्शन कनेक्टेड बैक टू बैक है, तो D देखो इस एंड पॉइंट से लेकर इस एंड पॉइंट तक कहा जाता है D। बैक टू बैक के लिए D क्या होता है, स्पेसिंग बिटवीन चैनल। बैक टू बैक के लिए हो गया। अब देखो फेस टू फेस कनेक्टेड के लिए D जो निकलता है वो इस एंड पॉइंट से लेकर इस एंड पॉइंट तक निकलता है। समझ में आ गया आपको डिफरेंस क्या है। यहां पर देख सकते हो बैक टू बैक के लिए यहां से लेकर यहां तक D निकलता है, फेस टू फेस के लिए इस एंड पॉइंट से लेकर इस एंड पॉइंट के लिए D निकलता है। और D का फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, आपको तो D कैलकुलेट करना है, तो D हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैंने आपको इसी वीडियो में समझा दिया था जब हमने लेस्ट कॉलम किया था, सेम है, कोई फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है। जो मैंने ये फॉर्मूला आपको दिया था लेसिंग बार्स के लिए वही है यहाँ पर, जो फर्स्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया बैटनिंग के लिए जो फर्स्ट बताया वही सेम है, खाली अल्फाबेट चेंज हो गया है। इसको कहते हैं स्पेसिंग बिटवीन चैनल D, इसको डायरेक्टली D कहते हैं। वहां पर अल्फाबेट क्या था, लेस्ट कॉलम में जो अल्फाबेट था वो था S, जिसको कहते थे क्लियर स्पेसिंग बिटवीन चैनल्स। ठीक है, नाम भी चेंज हो गया और अल्फाबेट भी चेंज हो गया। लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैंने आपको वहां पर समझा दिया था कि आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से D को सॉल्व करना होता है, तो फॉर्मूला तो वही है। यहाँ पर हमको S चाहिए होता है फर्स्ट स्टेप में लेसिंग बार के लिए, लेकिन बैटनिंग के समय हमको डायरेक्टली D रिक्वायरमेंट है, तो D आपको इस फॉर्मूले से मिल जाता है बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बस फॉर्मूले के लिए ध्यान देना, B2B के लिए ये फॉर्मूला यूज करना और F2F के लिए ये फॉर्मूला यूज करना। फर्क सिर्फ इतना है, B2B के लिए यहाँ पर प्लस का साइन होता है और F2F के लिए यहाँ पर माइनस का साइन होता है। ठीक है, उस तरीके से आपको D सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना है। आपका फर्स्ट स्टेप स्पेसिंग बिटवीन चैनल्स, आपको D निकालना है। अब देखो सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं हम लोग, स्पेसिंग बिटवीन बैटन्स आपको निकालना है, जिसको कहेंगे C। अब ये क्या होता है स्पेसिंग बिटवीन बैटन्स। अब देखो ये डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो, दो बैटन्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, वो है C। लेकिन C काउंट कहां से करते, ध्यान से देखिए, C इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक नहीं काउंट किया है। C को काउंट कहां से किया है, थोड़ा ध्यान से देखो इस डायग्राम में, ये जो ग्रुप ऑफ बोल्ट है इसका एक CG पॉइंट होगा यहां पर, ग्रुप ऑफ बोल्ट का CG पॉइंट होगा यहां पर, इस ग्रुप ऑफ बोल्ट का एक CG पॉइंट होगा यहां पर, उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसका डिस्टेंस कहा जाता है C डिस्टेंस। अब ये C क्या है, स्पेसिंग बिटवीन बैटन्स C। वो चीज आप यहां पर भी देख सकते हो, पेज नंबर अगर आप 51 पे जाएंगे तो यहां पर भी C क्लियरली लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ बैटन्स लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, इस ग्रुप ऑफ बोल्ट का एक CG होगा यहां पर, इस ग्रुप ऑफ बोल्ट का एक CG होगा यहां पर, इस CG से इस CG के बीच का डिस्टेंस होता है C। ठीक है, C स्पेसिंग बिटवीन बैटन्स। तो इस तरीके से आपको
सी देखना है। और सी निकालना कैसे है? सी निकालने के लिए हमारे पास दो कंडीशन गिवन है, एक ये कंडीशन और एक कंडीशन ये वाला। लेकिन सी निकालना कैसे है? सी शुड बी लेस देन बोथ द अबव कंडीशन। ये एक कंडीशन है, ये एक कंडीशन है, आपको दोनों भी सॉल्व करना है। इन दोनों में से भी छोटा होना चाहिए आपका सी। देखो क्लियरली लिखा है सी शुड बी लेस देन बोथ द अबव कंडीशन। तो आपको पहला कंडीशन सॉल्व करना है जहां पर सी लेस देन 0.7 इंटू लैम्बडा। अब ये लैम्बडा क्या है? ये लैम्बडा है, देखो यहां पर आप लैम्बडा कैलकुलेट कर चुके हैं फिफ्थ स्टेप में, जो कि लैम्बडा ऑफ द कॉलम, सेंडर्सनेस रेशियो ऑफ द कॉलम, वो होगा आपका लैम्बडा। ठीक है, वो आपको यहां पर रखना है लैम्बडा 0.7 इंटू लैम्बडा इंटू आर वाई वाई। आर वाई वाई क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट वाई वाई एक्सिस। वो आपको डायरेक्टली स्टील टेबल से मिल जाता है। स्टील टेबल में आर वाई मेंशन किया होता है और यहाँ पर भी हमको आर वाई वाई रखना है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको आर एक्स एक्स रखना होता है, क्योंकि सेंडर्सनेस रेशियो में हम लोग बकलिंग देखते हैं। तो जो चैनल सेक्शन होता है, चैनल सेक्शन बकल होता है अपने एक्स एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग एक्स एक्स को रखते हैं, आर एक्स एक्स। तो ये आर एक्स एक्स आपको यहाँ पर रखना है लैम्बडा कैलकुलेट करने के टाइम, और जब आप सी कैलकुलेट करेंगे तब आपको आर वाई वाई रखना है। तो आर एक्स एक्स भी आपको स्टील टेबल से मिलता है और आर वाई वाई भी आपको स्टील टेबल से मिलता है। तो चलिए, अगर आपको नहीं मालूम तो देख लीजिए स्टील टेबल पे कहाँ पर होता है। टेबल नंबर 5, यहाँ पर देखो आर एक्स एक्स भी गिवन है, आर वाई वाई भी गिवन है, आपको सी वाई वाई भी चाहिए होता है, आपको आई वाई वाई भी चाहिए होता है और आई जेड जेड भी चाहिए होता है। तो आई जेड जेड और आई एक्स एक्स सेम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सिस है वो एक्स एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर आई एक्स एक्स होना चाहिए था। इस एक्सिस को कभी कभार जेड जेड एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एक्स एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्स एक्सिस को जेड जेड एक्सिस भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपको आई एक्स एक्स भी मिल जाता है, आई वाई वाई भी मिल जाता है, आर एक्स एक्स भी मिल जाता है, आर वाई वाई भी मिल जाता है, और सी वाई वाई भी हमको यहाँ पर डालने के लिए चाहिए था। देखो यहाँ पर डालने के लिए सी वाई वाई भी चाहिए था, आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, एरिया ऑफ द चैनल सेक्शन भी वहां पर गिवन होता है, क्योंकि यहाँ पर एक का ही गिवन होता है, वन चैनल सेक्शन का यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस गिवन है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको वैल्यूज मिल जाएगी। आपको आर वाई वाई यहाँ पर रखना है और आर वाई वाई आप यहाँ पर रखना है स्टील टेबल में से देख के, और इस कंडीशन से आपको सी सॉल्व कर लेना है। अब सी कैसे निकलेगा? 0.7 मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय आर वाई वाई, ये आप करोगे तो आपको सी पहले कंडीशन के हिसाब से सी मिल जाएगा। ठीक है, और सेकंड कंडीशन में सी कैसे निकालेंगे? 50 इंटू आर वाई वाई करेंगे, तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से सी निकालेंगे। इन दोनों कंडीशन में से जो छोटा होगा वो देखना है, और उससे भी छोटा होना चाहिए सी, है ना। देखो क्या कहता है ये स्टेटमेंट हमारा, सी शुड बी लेस देन बोथ द अबव कंडीशन। ये दोनों कंडीशन से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब दोनों भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। पहले कंडीशन में कितना आता है वो भी देखना पड़ेगा, दूसरे कंडीशन में कितना आता है वो भी देखना पड़ेगा। इन दोनों में से छोटा कौन सा है वो देखना पड़ेगा, और उससे भी छोटा हमको एक वैल्यू अज्यूम करके लेनी है। ठीक है, सी शुड बी लेस देन बोथ द अबव कंडीशंस। तो समझ गए होंगे आप सी कैसे निकलेगा। उसके बाद देखिए थर्ड स्टेप होता है साइज ऑफ द एंड बैटन, और जो फोर्थ स्टेप है वो है साइज ऑफ द इंटरमीडिएट बैटन। अब ये नाम क्यों चेंज हुआ है एंड बैटन और इंटरमीडिएट बैटन, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखो ये आपका कॉलम है, यहां पर 4 बैटन्स लगाए हैं। जो पहला बैटन और जो आखिरी बैटन होगा, जो भी फर्स्ट बैटन और जो भी लास्ट बैटन होगा, ऐसा नहीं है कि 4 बैटन है इसलिए मैं बोल रहा हूं, कितना भी बैटन होने दो, जो भी फर्स्ट बैटन होगा और जो भी लास्ट बैटन होगा वो आपका कहलाएगा एंड बैटन्स। इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर 4 लिखा है। जो भी फर्स्ट होगा और जो भी लास्ट होगा उसको आप एंड बैटन कहोगे, और जो बीच के जितने भी होंगे, बीच में जितने भी होने दो, मतलब यहाँ पर हमारा 2 और 3 बीच में है, तो 2 और 3 आर इंटरमीडिएट बैटन्स। यहाँ पर आपको बैटन्स को अलग अलग तरीके से डिजाइन करना होता है। आपको एंड बैटन्स को अलग तरीके से डिजाइन करना है, जैसे कि 1 और 4 आपका एंड बैटन है तो आपको सेपरेटली डिजाइन करना है, और आपको इंटरमीडिएट बैटन को सेपरेटली डिजाइन करना है। दोनों बैटन को सेपरेटली डिजाइन करना होता है। ठीक है, साइज ऑफ द एंड बैटन कैसे निकलाएंगे? यहाँ पर हमने डी ई क्यू लिखा है क्योंकि डेप्थ ऑफ एंड बैटन, और यहाँ पर डी आई क्यू लिखा है क्योंकि डेप्थ ऑफ इंटरमीडिएट बैटन। तो नाम इस तरीके से हमने यहाँ पर दिए। अब देखो डेप्थ ऑफ एंड बैटन कैसे निकलेगा? सबसे पहले आपको डी ई डैश निकालना है, उसके बाद आपका डी ई निकलेगा। अब ये डी ई डैश क्या है और डी ई क्या है?
जैसे कि यहाँ पर डी आई डैश है, उसके बाद डी आई है, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ एंड ओवरऑल डेप्थ अलग अलग होता है। अब इफेक्टिव डेप्थ एंड ओवरऑल डेप्थ क्या है, सबसे पहले वो देख लीजिए। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा था, स्टार्टिंग में आपको बताया था ईडी एंड ओडी। ईडी है इफेक्टिव डेप्थ एंड ओडी है ओवरऑल डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ मतलब क्या होता है, फर्स्ट बोल्ट से लेकर आखिरी बोल्ट तक का डिस्टेंस कहेगा इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बैटन। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बैटन क्या होगा, फर्स्ट बोल्ट से लेकर आखिरी बोल्ट तक का डिस्टेंस कहलाएगा इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बैटन। ठीक है, और ओडी क्या कहलाएगा, ओवरऑल डेप्थ। आप क्लियरली देख सकते हो इस डायग्राम में ईडी क्या होता है और ओडी क्या होता है। ईडी मतलब इफेक्टिव डेप्थ, ओडी मतलब ओवरऑल डेप्थ। तो आपको इफेक्टिव डेप्थ को अलग से कैलकुलेट करना है, ओवरऑल डेप्थ को अलग से कैलकुलेट करना है। तो आप वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम लोग इफेक्टिव डेप्थ निकालेंगे। साइज ऑफ द एंड बैटन में इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द एंड बैटन आपको निकालना है, जिसको कहेंगे हम लोग डी ई डैश। डेप्थ ऑफ द एंड बैटन, डैश का मतलब है इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, डी प्लस 2 इंटू सी वाई वाई। अब ये डी क्या है, डी है ये वाला डी, जो कि आप अपने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर चुके हैं, डी स्पेसिंग बिटवीन चैनल्स डी। तो आपको फर्स्ट स्टेप में डी मिल चुका है। अब वो कंडीशन कौन सा है, बैक टू बैक के लिए आपने किया कि फेस टू फेस के लिए किया, वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है, उस हिसाब से आपको डी मिल जाएगा अपने फर्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर आपको साइज ऑफ द एंड बैटन के लिए डी रख देना है, डी प्लस 2 सी वाई वाई। अब ये सी वाई वाई क्या होता है, देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हो सी वाई वाई क्या होता है, चैनल सेक्शन का इस एंड से लेकर इसका सेंट्रोइडल एक्सिस तक का डिस्टेंस। ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है, आप देख सकते हो वाई वाई एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस। यहाँ से लेकर इस चैनल के एंड तक का डिस्टेंस होता है सी वाई वाई, और दो चैनल के बीच का डिस्टेंस होता है डी। तो डी प्लस 2 इंटू सी वाई वाई करना है, तब जाके आपको डी ई डैश मिलेगा, मतलब इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द एंड बैटन। लेकिन ध्यान रखना, दिस शुड बी ग्रेटर देन 2 इंटू बी एफ। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि दिस शुड बी ग्रेटर देन 2 इंटू बी एफ। अब ये बी एफ क्या है, बी एफ इज द विड्थ ऑफ फ्लैंज, विड्थ ऑफ फ्लैंज बी एफ। यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में बी एफ, तो वो आपको डायरेक्टली स्टील टेबल से मिल जाता है। तो स्टील टेबल ओपन करो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है बी, देखो बी विड्थ ऑफ द फ्लैंज बी, यहाँ पर सिर्फ बी लिखा है, हमने वहां पर बी एफ लिखा है, क्योंकि आपको नाम से पता चल जाएगा बी एफ का मतलब विड्थ ऑफ द फ्लैंज। बी का मतलब होता है विड्थ, एफ का मतलब होता है फ्लैंज। तो वो आपको स्टील टेबल में से देख के लिखना है। स्टील टेबल में यहाँ पर लिखा गया है विड्थ ऑफ द फ्लैंज बी, यहाँ से यहाँ तक देखो बी होता है विड्थ ऑफ द फ्लैंज, वो आपको स्टील टेबल से मिल जाता है जो आपका सेक्शन है। तो 2 इंटू बी एफ से ग्रेटर होना चाहिए आपका इफेक्टिव डेप्थ, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब देखो, एक बार आपको इफेक्टिव डेप्थ मिल गया डी ई डैश, उसके बाद आपको ओवरऑल डेप्थ कैसे मिलेगा, इफेक्टिव डेप्थ की मदद से ही आप ओवरऑल डेप्थ को कैलकुलेट करते हैं, इसलिए आपको इफेक्टिव डेप्थ सबसे पहले निकालना है, उसके बाद ओवरऑल डेप्थ निकालना है। वो ओवरऑल डेप्थ कैसे निकालेंगे, डी ई इक्वल्स टू डी ई डैश, यहाँ पर जो डी ई डैश का जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पर रखना है डी ई डैश प्लस 2 इंटू ई। अब ये ई क्या होता है, ई इज द एंड डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस आपको पता है ना, एंड डिस्टेंस क्या होता है, एड्ज डिस्टेंस क्या होता है, पिच डिस्टेंस क्या होता है और गेज डिस्टेंस क्या होता है। ये चीज हम लोग सबसे पहले देख चुके हैं हमारे स्टील स्ट्रक्चर्स में कि एंड डिस्टेंस क्या होता है। आपको ई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नहीं पता तो मैं बता दूं, देखो मिनिमम पिच डिस्टेंस कैसे निकालते थे 2.5 इंटू डायमीटर, और मिनिमम एंड डिस्टेंस कैसे निकालते थे 1.5 इंटू डी नॉट। डी नॉट क्या होता है, डायमीटर ऑफ द होल। तो देखो 1.5 इंटू डी नॉट, आप कैसे, यहाँ पर मैंने 35 क्यों लिखा है, फॉर 20 mm डायमीटर ऑफ द बोल्ट। आप देखो मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपका d इक्वल्स टू 20 mm है, इसका मतलब आपका डी नॉट कितना होगा, 20 mm डायमीटर के लिए होल कितना होता है, d प्लस 2, मतलब 22 का होगा आपका डी नॉट। आपका e कैसे निकलेगा, e इक्वल्स टू 1.5 इंटू डी नॉट होता है, तो फिर 1.5 इंटू
डी नॉट कितना है 22, तो 1.5 इंटू 22 कितना मिलेगा आपको 33 मिलेगा। ठीक है, तो वहां से हम लोग मान के चलेंगे 35। ठीक है, यहां से आया आपका E35 फॉर 20 mm डायमीटर बोल्ट। क्योंकि बोल्ट कितने डायमीटर का यूज करना है वो आपकी चॉइस होती है। बोल्ट आप कितना भी यूज कर सकते हो, 16, 18, 20, वो आपके ऊपर चॉइस है कि आपको बोल्ट डायमीटर क्या यूज करना है। तो यहाँ पर हम लोग अगर एक स्टैंडर्ड 20 mm मान के चलेंगे डायमीटर ऑफ द बोल्ट, तो उसके लिए ई होता है 35। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर ई की जगह पर 35 आप रख सकते हो। ठीक है, अगर आप 20 mm डायमीटर का बोल्ट, वहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि डायमीटर ऑफ द बोल्ट इज 20 mm। तो यहाँ पर आपको डी ई डैश रखना है +2 इंटू ई। डी ई डैश आपको यहाँ पर पहले मिल चुका होगा, डी ई डैश इक्वल टू D+2 इंटू सी वाई वाई। ठीक है, यहाँ से जो डी डैश मिलेगा वो आपको यहाँ पर रखना है। तो इफेक्टिव डेप्थ पहले निकलता है, उसके बाद ही ओवरऑल डेप्थ निकलता है। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका साइज ऑफ द एंड बैटन कंप्लीट। अब चलेंगे हम लोग साइज ऑफ द इंटरमीडिएट बैटन, जिसको कहेंगे हम लोग डी आई। डी मतलब डेप्थ, आई मतलब इंटरमीडिएट बैटन का डेप्थ। तो देखो यहाँ पर भी इफेक्टिव डेप्थ और ओवरऑल डेप्थ को आपको अलग अलग सॉल्व करना है, इसलिए जो यहाँ पर डैश कहलाएगा वो डैश है इफेक्टिव, और ये जो डी आई है वो है ओवरऑल डेप्थ। तो सबसे पहले आपको इफेक्टिव डेप्थ निकालनी है। वो कैसे निकलती है, 3/4 मल्टीप्लाई बाय डी ई। ठीक है, 3/4 मल्टीप्लाई बाय डी। अब ये डी क्या है, ये डी है ये वाला डी। आपको ओवरऑल डेप्थ ऑफ द एंड बैटन जो मिलेगा कहलाएगा डी। ठीक है, थर्ड स्टेप में आपको डी मिल चुका होगा, वो डी आपको यहां पर रखना है 3/4 इंटू डी। वहां से आपको इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द इंटरमीडिएट बैटन मिलेगी। अब एक बार आपको इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द इंटरमीडिएट बैटन मिल गई, उसके मदद से आप ओवरऑल डेप्थ ऑफ द इंटरमीडिएट बैटन निकालेंगे, जिसको कहेंगे डी आई। तो डी आई कैसे निकलेगा, डी आई इक्वल्स टू डी आई डैश +2 इंटू एंड डिस्टेंस। तो डी आई डैश आपको यहाँ पर मिल चुका होगा, वहां से आप डी आई डैश को यहाँ पर रखेंगे +2 इंटू एंड डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस की जगह पर 35 रखेंगे, क्योंकि हम लोग 20 mm डायमीटर ऑफ द बोल्ट मान लेंगे स्टैंडर्ड, तब जाके हमारा ई 35 हो जाएगा। उस तरीके से आपको यहाँ पर ओवरऑल डेप्थ मिल जाएगा, जो कि है डी आई। तो यहाँ पर आपका फोर्थ स्टेप खत्म हो गया। अब चलेंगे हम लोग फिफ्थ स्टेप की तरफ, जो कि है थिकनेस ऑफ द बैटन प्लेट टी। इस अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो आपको थिकनेस दिखाई देगी, करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर टॉप व्यू से देखेंगे हम तो हमको यहाँ पर थिकनेस दिखाई देगी, और अगर हम लोग फ्रंट व्यू से देखेंगे, फ्रंट व्यू से हमको इसकी डेप्थ दिखाई देती है। फ्रंट व्यू से ये हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये हमारी डेप्थ है, अगर हम लोग टॉप व्यू से देख रहे हैं तो ये हमारी थिकनेस है। तो डेप्थ तो मैंने कैलकुलेट करने का अभी हमको फोर्थ स्टेप तक मैंने आपको बता दिया कि डेप्थ कैसे निकलेगी। अब देखो थिकनेस कैसे निकलेगी, थिकनेस ऑफ द बैटन प्लेट टी। अब टी का अलग अलग फॉर्मूला है फॉर अलग अलग कंडीशन। यहाँ पर देखो फॉर बी टू बी के लिए अलग फॉर्मूला है, फॉर एफ टू एफ के लिए अलग फॉर्मूला है। यहाँ पर देखो बी टू बी बैक टू बैक के लिए थिकनेस निकलेगा D+2G/50। तो ये स्टैंडर्ड कोडल प्रोविजन है, जो आपको यहाँ पर पेज नंबर 51 में क्लॉज नंबर 7.7.2.3 यहाँ पर लिखा गया है। देखो, द थिकनेस ऑफ द बैटन और द टाई प्लेट शैल नॉट बी लेस देन 1/50 मतलब 1/50 of the distance between innermost connecting lines of the rivet, bolt और welt perpendicular to the main member। ठीक है, तो यहाँ पर theoretical way में गिवन है, तो वही मैंने वहां पर पॉइंट वाइज लिखा है कि थिकनेस ऑफ द बैटन प्लेट कैसे निकलेगा, 1/50 ऑफ D+2G। तो यहाँ पर मैंने 1 नहीं लिखा है, डायरेक्ट मैंने 1 की जगह पर यह फॉर्मूला ही लिख दिया है। तो देखो T कैसे निकलेगा, D+2G/50 फॉर B2B व्हेन यू आर कनेक्टेड बैक टू बैक, और T निकलेगा D/50 फॉर F2F। अब ये D क्या है, D आप अपने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर चुके हो D। ठीक है, वहां से आपको D मिल जाएगा। अब ये G क्या है, G इज द गेज डिस्टेंस। अब गेज डिस्टेंस कहां पर होता है, वो आपको स्टील टेबल में मिल जाएगा। स्टील टेबल ओपन करो, स्टील टेबल में नेक्स्ट पेज में दिया जाता है। देखो गेज डिस्टेंस, यहाँ पर देखो ये G, ये जो G लिखा गया है ये G होता है गेज डिस्टेंस। ठीक है, तो वहां से आपको G मिल जाएगा। तो D+2G/50 करेंगे आप बैक टू बैक के लिए, और D/50 करेंगे फॉर फेस टू फेस के लिए, व्हेन यू आर कनेक्टेड बैक टू बैक एंड व्हेन यू आर कनेक्टेड फेस टू फेस। अलग अलग फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूले के ऊपर ध्यान देना है।
अब देखो नेक्स्ट चलेंगे, थिकनेस आपको मिल गया। अब चलेंगे हम लोग लेंथ ऑफ द बैटन प्लेट की तरफ। एल लेंथ देख सकते हो, लेंथ मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो बैटन प्लेट है इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब वो कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ द बैटन प्लेट एल। देखो अलग अलग फॉर्मूला है, बी टू बी मतलब बैक टू बैक कनेक्टेड हो गए तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, और फेस टू फेस कनेक्ट हो गए तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। सबसे पहले देखेंगे बैक टू बैक के लिए, एल इक्वल्स टू डी प्लस 2 इंटू बी एफ। देखो अभी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यह है लेंथ व्हेन कनेक्टेड बैक टू बैक, डी प्लस 2 इंटू बी एफ। देखो ये है डी बराबर, ये बैक टू बैक है ना, ये है डी, डी प्लस बी एफ, 2 बी एफ है ना, तो एक बी एफ यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बी एफ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बी एफ, इसलिए डी प्लस 2 बी एफ। तब जाके आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लेंथ मिलेगी इस बैटन प्लेट की। समझ में आया। बैक टू बैक के लिए कैसा है, डी प्लस एक बी एफ यहाँ का और एक बी एफ यहाँ का, क्योंकि दो बी एफ होंगे ना। विड्थ ऑफ द फ्लैंज होता है बी एफ, तो एक इसका विड्थ और एक इसका विड्थ, इसलिए डी प्लस 2 बी एफ। वहां से आपको मिलेगा डी प्लस 2 बी एफ करेंगे तो लेंथ ऑफ द बैटन प्लेट व्हेन यू आर कनेक्टेड बैक टू बैक मिल जाएगा। और लेंथ इक्वल्स टू डी होता है इफ यू आर कनेक्टेड फेस टू फेस। देख सकते हो डायरेक्टली डी क्या होता है व्हेन यू आर फेस टू फेस कनेक्टेड, आपको यहां से लेकर यहां तक का डायरेक्टली लेंथ मिल जाता है डी व्हेन यू आर फेस टू फेस कनेक्टेड। तो एल इक्वल्स टू डी, लेंथ ऑफ द बैटन प्लेट इज डायरेक्टली इक्वल्स टू डी व्हेन यू आर फेस टू फेस, क्योंकि आपको चाहिए क्या होता है इस एंड से लेकर इस एंड तक का डिस्टेंस, है ना। क्योंकि बैटन प्लेट कैसे लगता है, इस एंड से लेकर इस एंड तक लगता है ना बैटन प्लेट, तो पूरा का पूरा डिस्टेंस हमको मिल जाता है डी। किसके लिए, जब आप फेस टू फेस कनेक्टेड हो तो वही होता है आपका डी। तो आपको डायरेक्टली एल इक्वल्स टू डी हो जाएगा व्हेन यू आर फेस टू फेस कनेक्टेड। तो यहाँ पर आपको लेंथ मिल गया, आपको थिकनेस मिल गया, आपको साइज, साइज मतलब डेप्थ मिल गया। अब ये थिकनेस और लेंथ एक ही होता है। अब उसको लिए आपको एंड बैटन का अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है और इंटरमीडिएट बैटन का अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। थिकनेस और लेंथ दोनों के लिए सेम होगा, बस आपको डेप्थ दोनों के लिए अलग से निकालनी है। दोनों की डेप्थ अलग अलग होती है, लेकिन दोनों की लेंथ और थिकनेस तो सेम होगी। चाहे 1 हो चाहे 2 हो, लेंथ तो सेम होगी और इसकी थिकनेस भी सेम होगी। आप टॉप व्यू से देखोगे तो खाली आपको थिकनेस दिखेगी, फ्रंट व्यू से देखोगे तो डेप्थ दिखेगी। यहां से लेकर यहां तक होता है डेप्थ, डी ई लिखूंगा डेप्थ ऑफ द एंड बैटन, और यहां से लेकर यहां तक होता है डी आई, डेप्थ ऑफ द इंटरमीडिएट बैटन। ठीक है, लेकिन ये डेप्थ अलग अलग होगी, 1 की डेप्थ अलग होगी और 2 की डेप्थ अलग होगी, क्योंकि 1 क्या है एंड बैटन है एंड 2 क्या है, 2 है आपका इंटरमीडिएट बैटन। तो एंड बैटन और इंटरमीडिएट बैटन की डेप्थ अलग अलग होती है, तो वो मैंने आपको बता दिया। डेप्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइज ऑफ द एंड बैटन डी निकल जाएगा थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में साइज ऑफ द इंटरमीडिएट बैटन निकल जाएगा डी आई। अब जो 7th स्टेप है वो आपको चेक करना है कि आपका फोर्स कितना पड़ रहा है बैटन के ऊपर। ये जो बैटन है, ये जो बैटन है इसके ऊपर कितना फोर्स पड़ रहा है वो आपको चेक करना है आपके 7th स्टेप में। तो देखो सबसे पहला होता है ट्रांसफर शेयर, जिसको कहते हैं वीटी। अब ये वीटी आपको याद आ रहा होगा, इस वीटी का जिक्र हमने लेस्ट कॉलम में भी किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो लेस्ट कॉलम में फाइनल मैंने यहाँ पर वीटी का जिक्र किया था। वी होता है ट्रांसफर शेयर दैट इज रजिस्टर्ड बाय द लेसिंग सिस्टम, तो वीटी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वी मिलता है। ठीक है, ये मैंने जिक्र किया था ट्रांसफर शेयर का लेसिंग सिस्टम में भी, तो वो वीटी आपको यहाँ पर भी निकालना है। वीटी क्या होता है, 2.5% ऑफ द टोटल लोड। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आप क्लियरली लिखा था 2.5% ऑफ द टोटल लोड। तो यहाँ पर परसेंटेज में है ना, तो परसेंटेज में इसलिए मैंने उसको डिवाइड बाय 100 कर दिया। 2.5% में था तो 2.5 डिवाइड बाय 100 कर दिया, कन्वर्ट कर दिया उसको, और मल्टीप्लाई बाय टोटल लोड। अब टोटल लोड क्या होता है, टोटल लोड होगा पीडी। अब ये पीडी क्या है, पीडी है डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम। ये है पीडी जो आपको 7th स्टेप में मिला होगा हमारे कॉलम प्रोसीजर में। डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम पीडी, जो पूरा स्ट्रक्चर है
उसके ऊपर कितना एक्शन लोड पड़ने वाला है वो होता है पीडी, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो वहां से आपको पीडी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ट्रांसफर शेयर निकाल लोगे 2.5/100 इंटू पीडी करके। पीडी आपको ऊपर मिल चुका है, वहां से आप करके आपको वीटी मिल जाएगा। अब आपको वीटी क्यों निकालना है? क्योंकि आपको लॉन्गिट्यूडनल शेयर निकालना होता है और बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है। लॉन्गिट्यूडनल शेयर का फॉर्मूला क्या है? VB इक्वल्स टू VT इंटू सी अपॉन NS। ध्यान से देखो कौन सी वैल्यू कहां से आएगी यहाँ पर। VT आप यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं ट्रांसफर शेयर, तो वहां से निकाल के आपको VT यहाँ पर रखना है। C क्या होता है? C आप यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हो। देखो स्पेसिंग बिटवीन बैटन्स होता है C। आपने सेकेंड स्टेप में C कैलकुलेट किया था, वो C आपको यहाँ पर रखना है। VT इंटू सी हो गया। अब नीचे क्या है? N इंटू एस। N क्या होता है? N होता है नंबर ऑफ बैटनिंग सिस्टम्स, जो कि 2 या फिर 4 हो सकता है। अगर आपका 2 चैनल सेक्शन है, मान लो ये 2 चैनल सेक्शन है, कैसे भी कनेक्टेड हो, चाहे फेस टू फेस हो चाहे बैक टू बैक हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 चैनल सेक्शन है तो इसमें बैटनिंग सिस्टम कितने होंगे? एक बैटनिंग सिस्टम यहाँ पर लगेगा और एक बैटनिंग सिस्टम यहाँ पर लगेगा। मतलब नंबर ऑफ बैटनिंग सिस्टम कितने हो गए? 2 सिस्टम्स। तो यहाँ पर आप n की जगह पर रखोगे 2। देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा है नंबर ऑफ बैटरिंग सिस्टम 2 या फिर 4 हो सकते हैं। तो आपका नंबर ऑफ बैटरिंग सिस्टम कितना है? 2 सिस्टम्स है, क्योंकि आप चैनल सेक्शन के लिए कर रहे हो। चैनल सेक्शन के लिए 2 ही बैटरिंग सिस्टम होंगे। ठीक है, लेकिन 4 कब हो सकता है? 4 हो सकता है जब आपने एंगल सेक्शन कनेक्ट किया है। मतलब देखो एक एंगल यहाँ पर है, एक एंगल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। 4 एंगल सिस्टम है। अब ये 4 एंगल सिस्टम में कितने बैटनिंग होंगे? एक बैटनिंग यहाँ से यहाँ तक होगा, एक बैटनिंग यहाँ से यहाँ तक होगा, एक बैटनिंग यहाँ से यहाँ तक होगा और एक बैटनिंग यहाँ से यहाँ तक होगा। मतलब 4 बैटनिंग सिस्टम होंगे आपका जब एंगल सेक्शन कनेक्टेड है। तो वहां पर आप 4 डालेंगे एंगल सेक्शन के लिए। ठीक है, तो n डिपेंड करता है नंबर ऑफ बैटन सिस्टम, 2 या फिर 4। तो n रखेंगे हम लोग 2, n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा हमारा, और इनटू s। अब ये s क्या है देखिए ध्यान से। s का भी फॉर्मूला डिपेंड करता है आप बैक टू बैक कनेक्टेड है या आप फेस टू फेस कनेक्टेड है। अगर बैक टू बैक कनेक्टेड है तो s इक्वल्स टू d प्लस 2g। अगर आप फेस टू फेस कनेक्टेड है तो s इक्वल्स टू d माइनस 2g। अब ये s क्या होता है? देखो ये s होता है, देखो यहाँ पर गिवन है s इक्वल्स टू cg ऑफ द ग्रुप ऑफ बोल्ट, यहां से लेकर cg ऑफ द ग्रुप ऑफ बोल्ट यहां तक, ये होता है s। आप क्लियरली देख सकते हो। पेज नंबर 51 ओपन करो, पेज नंबर 51 ओपन करो, यहाँ पर s लिखा गया है और यहाँ पर इन्होंने थ्योरी में भी लिखा गया है s is the minimum transfer distance between the centroid of the rivet bolt group of bolt या फिर welding connecting the battens to the main member। ठीक है, वो होता है s equals to d plus 2g if you are connected back to back। अब ये फर्क क्यों पड़ा, d plus 2g क्यों आया? देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम बनाया। s क्या होता है? इस ग्रुप ऑफ बोल्ट के CG से लेकर इस ग्रुप ऑफ बोल्ट के CG तक का डिस्टेंस होता है S। ठीक है, फेस टू फेस कनेक्टेड में भी वैसे ही होता है। S क्या होता है? दिस ग्रुप ऑफ बोल्ट का CG से लेकर इस ग्रुप ऑफ बोल्ट के CG तक होता है डिस्टेंस S। लेकिन D क्या होता है? D बैक टू बैक के लिए अलग होता है और D F टू F के लिए अलग होता है। बैक टू बैक के लिए जो D होता है वो यहाँ पर अंदर से अंदर तक का डिस्टेंस होता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बैक टू बैक के केस में बता चुका हूं। इस एंड से लेकर इस एंड का डिस्टेंस होता है d फॉर बैक टू बैक। और फेस टू फेस के लिए d क्या होता है? इस आउटसाइड से लेकर इस आउटसाइड तक। d फॉर द फेस टू फेस कहां से निकलता है? आउटर साइड से लेकर इस आउटर साइड तक होता है d। और d फॉर बैक टू बैक कैसे होता है? इनसाइड से लेकर इनसाइड तक होता है d। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है s। तो s कैसे निकलेगा? d प्लस 2g फॉर B2B। आपको निकालना है s, आप करेंगे d प्लस गेज डिस्टेंस। आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता दूं। देखो यहां से लेकर यहां तक ये होता है गेज डिस्टेंस। ठीक है, फिर यहां से लेकर यहां तक ये होता है गेज डिस्टेंस।
अगर आप ऊपर डायग्राम को देखोगे यहाँ पे मैं क्लियरली बता चुका हूँ। देखो गेज डिस्टेंस जी इसके एंड से लेकर यहाँ तक होता है गेज डिस्टेंस जो आपको स्टील टेबल में गिवन है। वैसे ही यहाँ पर ये एंड से लेकर यहाँ तक गिवन है गेज डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं बनाऊं तो देखो यहाँ से लेकर ये सी जी तक ये होता है जी, और यहाँ पर भी अगर मैं बनाऊं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है जी, गेज डिस्टेंस। अब देखो S कैसे निकलेगा, S इक्वल टू डी प्लस टू जी, ये D प्लस एक G प्लस दूसरा G, आप पहुंच जाएंगे S तक, इसलिए D प्लस टू G आपको मिल जाएगा S व्हेन यू आर कनेक्टेड बैक टू बैक। ठीक है, वहां से आपको S मिल जाएगा यहाँ पर रखने के लिए, आपको यहाँ पर S रखना है ना, वहां से आपको S मिल जाएगा बैक टू बैक के लिए। और अगर आप फेस टू फेस कनेक्टेड है तो S कैसे मिलेगा, D माइनस टू जी। देखो D क्या होता है, व्हेन यू आर कनेक्टेड फेस टू फेस पूरा आउटर से लेकर आउटर तक, लेकिन आपको चाहिए S, तो आपको दो गेज डिस्टेंस को उसमें से माइनस करना पड़ेगा। D माइनस टू जी, एक G यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगे, एक G यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर S मिल गया, N मिल गया, N आप 2 रखेंगे, VT यहाँ से कैलकुलेट करके रखेंगे, C आपको ऊपर मिल चुका है, वहां से आप VB निकाल लेंगे, VB मिल गया लॉन्गिट्यूडिनल शेयर। उसके बाद देखो बेंडिंग मोमेंट जो कि होगा M, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलेगा, VT इंटू सी अपॉन 2 इंटू N। अब VT ट्रांसफर शेयर VT आपको यहाँ पर रखना है, C मैंने बता दिया, ऊपर आपको C मिल जाता है, यहाँ पर सेकेंड स्टेप में स्पेसिंग बिटवीन बैटन C, तो वहां से C निकाल के यहाँ पर रखना है, एंड 2 इंटू एन, एन क्या होगा, एन होगा आपका 2 नंबर ऑफ बैटरिंग सिस्टम। तो चैनल सेक्शन के लिए दो बैटरिंग सिस्टम होता है, तो एन इक्वल्स टू 2 रखेंगे और वहां से आपका बेंडिंग मोमेंट भी निकल जाएगा। ठीक है, ये थे आपके फोर्सेस ऑन बैटन्स, कि आपके बैटन्स के ऊपर इतने फोर्स पड़ रहे हैं, ट्रांसफर शेयर, लॉन्गिट्यूडिनल शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, आप देख सकते हैं आठवां जो स्टेप होता है वो हमें चेक करना होता है स्ट्रेसेस इन बैटन्स। अब हमको स्ट्रेसेस इन बैटन्स चेक करना होता है कि इसमें जो स्ट्रेसेस पड़ रहे हैं वो सेफ है क्या नहीं। अब देखो यहाँ पर एक नोट लिखा गया है, नोट देखो क्या कहता है, इफ इंटरमीडिएट बैटन इज सेफ देन एंड बैटन विल ऑटोमेटिकली बिकम सेफ बिकॉज साइज ऑफ एंड बैटन इज ग्रेटर देन साइज ऑफ इंटरमीडिएट बैटन। आपको सिर्फ चेक करना है कि आपका इंटरमीडिएट बैटन सेफ है क्या नहीं। आप इंटरमीडिएट बैटन को चेक करो कि वो सेफ है क्या नहीं, एंड बैटन अपने आप सेफ हो जाएंगे। एंड बैटन अपने आप सेफ क्यों होंगे, क्योंकि एंड बैटन का जो साइज होता है, मतलब जो डेप्थ होता है, वो ग्रेटर देन होता है इंटरमीडिएट बैटन। यहां पर आप देख सकते हो साइज ऑफ इंटरमीडिएट बैटन इज 3/4 इंटू DE। DE क्या है, साइज ऑफ एंड बैटन। तो आपको चेक करना है कि आपका इंटरमीडिएट बैटन सेफ है क्या नहीं, क्योंकि एंड बैटन से छोटा होता है डेप्थ में इंटरमीडिएट बैटन। तो आपको जो आपका छोटा है उसको चेक करो, तो बड़ा तो अपने आप ही सेफ हो जाएगा। अगर छोटा सेफ है तो बड़ा तो अपने आप सेफ हो जाएगा, इसलिए आपको इंटरमीडिएट बैटन का चेक करना है कि वो सेफ है क्या नहीं। तो आपको दोनों के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना, तो आपको शेयर स्ट्रेस इन इंटरमीडिएट ही निकालना है, खाली शेयर स्ट्रेस इन एंड बैटन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरमीडिएट अगर सेफ हो गया तो एंड अपने आप ही सेफ हो जाएगा। तो शेयर स्ट्रेस इन इंटरमीडिएट बैटन कैसे निकलाएंगे, VB अपॉन DI इंटू टी। अब ये VB क्या है, DI क्या है, T क्या है, ये सब आपको ऊपर मिल चुका है। तो VB क्या है, देखो लॉन्गिट्यूडिनल शेयर होता है VB, ये आप यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, वहां से निकाल के आपको VB यहाँ पर रखना है। D क्या होता है, डेप्थ ऑफ इंटरमीडिएट बैटन, मतलब ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, VB अपॉन एरिया। एरिया क्या होता है, डेप्थ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। किसका डेप्थ, इंटरमीडिएट का डेप्थ, एंड थिकनेस किसका, इंटरमीडिएट का थिकनेस। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है VB अपॉन एरिया। एरिया क्या होता है, डेप्थ इंटू थिकनेस, तो डेप्थ DI इंटू टी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो DI आपको यहाँ से मिलेगा, डेप्थ ऑफ द इंटरमीडिएट बैटन, और थिकनेस आपको यहाँ से मिल जाएगा। थिकनेस दोनों के लिए सेम होता है, इसलिए थिकनेस आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो वो उठा के आपको यहाँ पर रखना है DI इंटू टी। एंड दिस कंडीशन शुड बी लेस देन
Fy अपॉन √3 इंटू गामा एम नॉट। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो कंडीशन है वो इससे लेस देन होना चाहिए। अब ये क्या होता है, Fy अपॉन √3 इंटू गामा एम नॉट। Fy की वैल्यू कितनी होती है, Fy की वैल्यू होती है 250 फॉर स्टील ग्रेड Fe410, ठीक है, फॉर Fe410 Fy इक्वल टू 250 होता है। और गामा एम नॉट की वैल्यू कितनी होती है, गामा एम नॉट होता है 1.1, ठीक है, वो आपको बोल्टेड कनेक्शन में पता होगा। बोल्टेड कनेक्शन हम लोग जब किया था तब हमने यहाँ पर गामा एम नॉट की जगह पर 1.1 रखा था, आपको पता होगा, और Fy इक्वल टू 250 होता है। तो इससे आपको शेयर स्ट्रेस इन इंटरमीडिएट बैटन को चेक करना है। अगर ये लेस देन आ गया इससे, इसका मतलब आपका जो इंटरमीडिएट बैटन है वो शेयर स्ट्रेस में सेफ है। अब आपको बेंडिंग स्ट्रेस भी चेक करना है इंटरमीडिएट बैटन में। बेंडिंग स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6 इंटू एम अपॉन टी इंटू डी आई का स्क्वायर। अब ये m क्या है, देखो ये बेंडिंग मोमेंट है m, यहाँ पर आप m कैलकुलेट कर चुके हो, m आप यहाँ पर रख दोगे। थिकनेस इंटू डी आई स्क्वायर, देखो आप डी आई और t यहाँ पर रख चुके हो ना, वही वैल्यू यहाँ पर रखनी है, बस इसको डी आई का स्क्वायर है यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। डी आई मैंने आपको ऊपर से बता दिया था, डेप्थ ऑफ द इंटरमीडिएट बैटन, एंड थिकनेस, तो थिकनेस और डी आई का स्क्वायर है यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर स्क्वायर करना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा बेंडिंग स्ट्रेस इन इंटरमीडिएट बैटन। लेकिन ये कंडीशन आपको चेक करना है, दिस शुड बी लेस देन Fy अपॉन गामा एम नॉट। Fy कितना होता है 250, गामा एम नॉट कितना होता है 1.1। ये आपको कंडीशन चेक करना है। अगर ये इससे लेस देन हुआ मतलब योर बैटन इज सेफ इन बेंडिंग स्ट्रेस। अगर ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड मतलब योर बैटनिंग, डिजाइन ऑफ द बैटनिंग इज सेफ, और यहाँ पर आपका 8th स्टेप खत्म और आपका डिजाइनिंग ऑफ बैटनिंग खत्म। आपको फाइनल ये दोनों ही चेक करना है कि आपका सेफ है क्या नहीं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गए दोनों भी कंडीशन, इसका मतलब आपका डिजाइनिंग सेफ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डिजाइनिंग का पार्ट खत्म होता है, डिजाइनिंग ऑफ बैटन प्लेट। आप चलेंगे आखिर में जो आएगा वो होता है इसका डिजाइनिंग ऑफ कनेक्शन। इसमें भी आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ता है, इसका डिजाइनिंग ऑफ कनेक्शन भी थोड़ा सा अलग है, ना कि इसके जैसे जो हमने लेसिंग में बताया था। देखो यहाँ पर मैं लेसिंग का बता रहा हूँ, डिजाइन ऑफ लेसिंग में मैंने आपको यहाँ पर कोई स्टेप्स नहीं बताए थे डिजाइनिंग ऑफ कनेक्शन, क्योंकि डिजाइनिंग ऑफ कनेक्शन सेम था। अगर आप प्रॉब्लम को देखेंगे, प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था डिजाइनिंग सेम होता है, डिजाइनिंग ऑफ कनेक्शन जैसे बोल्टेड कनेक्शन किया जाता है वैसे ही सेम होता है। लेकिन जो आपका अभी का केस है बैटनिंग कॉलम, बैटनिंग कॉलम में बोल्टेड कनेक्शन थोड़ा सा अलग तरीके से किया जाता है। अब वो इस अलग तरीके से क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एसेंट्रिक कंडीशन आ जाता है। अब वो क्यों आता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो 2 कॉलम है और इसके बीच में ये बैटनिंग प्लेट है। अगर हम इसको यहाँ से अलग कर दे, एक सेक्शन क्रिएट करें, तो उसके बाद वो कैसे दिखेगा, ये कॉलम, ठीक है, और ये बैटन प्लेट। मैं एक सेक्शन तक यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक सेक्शन हमने यहाँ पर क्रिएट किया, ये 1 सेक्शन से मैंने उसको काट दिया, तो ये इस तरीके से। अब देखो ये कॉलम के ऊपर फोर्स पड़ रहा है एक्चुअली, इसका मतलब इस बैटनिंग के ऊपर इस तरीके से फोर्स पड़ रहा है, ठीक है, और आपका बोल्ट इस तरीके से कनेक्टेड है, राइट। ये आपका कॉलम का मैंने एक सेक्शन लिया, ठीक है, खाली एक पार्ट में आपको लेके समझा रहा हूं। तो ये जो कंडीशन है ये होता है एसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन, जिसका मतलब आपका जो लोड है वो इस बोल्ट ऑफ सीजी, इस ग्रुप ऑफ बोल्ट का एक सीजी होगा, वहां से लेके आपका जो लोड पड़ रहा है पी, वो डिस्टेंस ऑफ ई पर है। ई इज द एसेंट्रिक डिस्टेंस, इसलिए यहां पर जो डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू द एसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन। एसेंट्रिक कनेक्शन हम यहां पर कर चुके हैं, डिजाइन ऑफ एसेंट्रिक कनेक्शन, जहां पर मैंने आपको समझाया था, यहां पर देख सकते हो डिजाइन ऑफ एसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन मैं यहां पर कवर कर चुका हूं। यहां पर देखो मैंने डिजाइन ऑफ एसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन कवर किया था, जिसमें आपको F1 निकालना होता है। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले जाके देख लेना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन का, तो आप वहां से देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डिजाइन ऑफ एसेंट्रिक कनेक्शन देख लेना।
अगर आपने नहीं देखा है तो। आपको F1 निकालना होता है। F1 होता है shear ड्यू टू डायरेक्ट एक्सियल, ठीक है, आपको F1 निकालना है। उसके बाद आपको F2 निकालना है। F2, अब मैं ये सारा चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं वहां पर कि ये फॉर्मूला कैसे आया। F2 भी आपको निकालना होता है, जो कि होता है ट्विस्टिंग मोमेंट ड्यू टू P इंटू E, वेयर E इज एसेंट्रिक डिस्टेंस। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो वापस एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो वीडियो जाके देख लेना। एसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन आप समझ जाएंगे कि F2 F1 कैसे निकलता है, F2 कैसे निकलता है। और यहाँ पर आपको FR भी निकालना होता है। FR का फॉर्मूला होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो थीटा है, हमारे केस में जो थीटा होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। देखो हमारा जो केस है, हमारे केस में जो थीटा हो जाएगा वो 90 डिग्री होगा। F2 है वो इस डायरेक्शन में होगा और F1 है वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये हमारा CG ऑफ द ग्रुप ऑफ बोल्ट 90 एंगल हो जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ पर देखो, मैंने FR के फॉर्मूले में सिर्फ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर लिखा है, क्योंकि जो हमारा थीटा है 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर एसेंट्रिक कनेक्शन में अगर आपका थीटा 90 डिग्री हो गया तो cos 90 क्या होता है, 0, तो ये पूरा आगे का 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका एंगल होगा 90 डिग्री, तो या इसलिए यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर FR, और F2 का फॉर्मूला M इंटू आर अपॉन सिग्मा R स्क्वायर, और F1 का फॉर्मूला है VB अपॉन N। अब N क्या होता है, नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ बोल्ट, अब कितने बोल्ट रिक्वायर्ड है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, VB अपॉन बोल्ट वैल्यू। VB क्या होता है, देखो VB आप यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हो, लॉन्गिट्यूशनल शेयर जो कि है VB, आपको यहाँ पर रखना है VB। और बोल्ट वैल्यू क्या होता है, बोल्ट वैल्यू आप बोल्टेड कनेक्शन में देखे होंगे। बोल्टेड कनेक्शन में हम लोग बोल्ट वैल्यू का जिक्र कर चुके हैं। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट आपको निकालना है, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट निकालना है, VDSB एंड VDPB ये दोनों भी निकालना है। इसमें से जो भी मिनिमम होता है वो आपका डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वन बोल्ट कहलाएगा, जिसको कहते हैं बोल्ट वैल्यू। वहां से आपको नंबर ऑफ बोल्ट मिल जाएगा। अब आपको चेक करना होता है कि नंबर ऑफ बोल्ट आर सफिशिएंट और नॉट। जो आपने N निकाला वो सफिशिएंट है क्या नहीं, आपको चेक करना पड़ता है। तो वो आपको फॉर्मूला है ये वाला F1 F2 और FR, जो कि कंडीशन होता है डिजाइन ऑफ एसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन का। तो डिजाइन ऑफ एसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन देख लेना, इसलिए मैंने उसको पहले ही कवर किया था जब हमने बोल्टेड कनेक्शन किए थे। बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन के बाद ही मैंने डिजाइन ऑफ एसेंट्रिक कनेक्शन लिया था, तो आप देख लेना वो जाके वीडियो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखो, फॉर सेफ्टी ऑफ डिजाइन FR शुड बी लेस देन बोल्ट वैल्यू। जो आपको FR आता है, FR क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स, वो लेस देन होना चाहिए बोल्ट वैल्यू। आपको यहाँ पर बोल्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है, मिनिमम ऑफ VDPB एंड मिनिमम ऑफ VDSB, वहां से आपको बोल्ट वैल्यू मिल जाएगा। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट या फिर बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, उन दोनों में से जो भी मिनिमम होता है वो बोल्ट वैल्यू कहलाता है। तो बोल्ट वैल्यू आपको निकालना है, वो आपका FR शुड बी लेस देन बोल्ट वैल्यू। इसका मतलब आपका कनेक्शन सेफ है, आपको इस तरीके से उसको चेक करना है। आप देखो नेक्स्ट आता है इसमें नंबर ऑफ बैटन प्लेट रिक्वायर्ड ऑन वन फेस। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर दो सिस्टम बनेंगे ना, एक सिस्टम उस साइड और एक सिस्टम इस साइड। जैसे कि एक फेस आपको ये साइड दिख रहा है, तो एक फेस इसके पीछे भी तो होगा ना, दो फेस होंगे, तो एक फेस पे कितने बैटनिंग लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक फेस बनाया, एक फेस में 4 बैटन लगे हैं, तो ये कौन बताएगा कि कितने बैटन लगाने हैं, कैसे पता चलेगा। तो उसका ही फॉर्मूला है नंबर ऑफ बैटन्स रिक्वायर्ड ऑन वन फेस कैलकुलेट करने के लिए, जिसको मैंने लिखा है NP, मतलब नंबर ऑफ बैटन प्लेट्स, ठीक है। लेंथ ऑफ द कॉलम L अपॉन स्पेसिंग ऑफ द बैटन C प्लस 1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको नंबर ऑफ बैटन प्लेट्स मिल जाएगा। लेंथ ऑफ द कॉलम क्या होता है, क्वेश्चन में मेंशन आता है लेंथ ऑफ द कॉलम 5 मीटर 6 मीटर 10 मीटर कुछ भी होगा, क्वेश्चन में मेंशन आता है लेंथ ऑफ द कॉलम, वो L यहाँ पर रखना है। स्पेसिंग ऑफ द बैटन C, वो चीज आप यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हो अपने सेकेंड स्टेप में। देखो स्पेसिंग बिटवीन बैटन्स जो कि है C, आप सेकंड स्टेप में कैलकुलेट कर चुके हो। L अपॉन C प्लस 1 करेंगे तो नंबर ऑफ बैटन प्लेट्स मिलेगा। अब देखो एक बार आपको नंबर ऑफ बैटन प्लेट मिलेगा ना, ये जो फॉर्मूला जब आप सॉल्व करते हो NP का, L अपॉन C करते हो,
L/C+1 जब करते हो तो कभी कभार वैल्यू ऐसी आ जाती है 6.6, 7.5, 8 पॉइंट में आती है वैल्यू 8.5, तब आप 6.6 प्लेट कैसे प्रोवाइड कर सकते हो? यहाँ पर 6.6 कैसे प्रोवाइड कर सकते हो? या तो आप 6 प्रोवाइड करोगे या तो आप 7 प्रोवाइड करोगे, ठीक है ना। मतलब आप जब राउंड ऑफ लोगे यहाँ से, तब आप या तो 7 राउंड ऑफ लोगे या तो राउंड ऑफ करके 6 लोगे। अब 7.5 आया मतलब आप राउंड ऑफ करके 8 लोगे या तो राउंड ऑफ करके 7 लोगे। अगर 8.5 आया तो आप राउंड ऑफ करके 9 लोगे या फिर आप राउंड ऑफ करके 8 लोगे। तो जब आप राउंड ऑफ करते हो तब आपका C चेंज हो जाता है, ठीक है। आपका जो फाइनल आंसर आता है L/C+1, अगर वो फ्रैक्शंस में आया तो आप राउंड ऑफ जब करेंगे तो आपका जो C है वो चेंज हो जाता है। तो आपको एक बार रिवाइज करना पड़ता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द बैटन प्लेट। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बैटन प्लेट को रिवाइज करना पड़ता है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द बैटन प्लेट क्या होता है? इस ग्रुप ऑफ बोल्ट का CG यहाँ पर होगा, इस ग्रुप ऑफ बोल्ट का CG यहाँ पर होगा, वहां से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस होता है C। क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ प्लेट्स है, नंबर ऑफ बैटन प्लेट है वो चेंज हो गए तो ये C भी चेंज हो जाता है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपका आंसर फ्रैक्शंस में आया तो राउंड ऑफ आप लेते हो हमेशा। तो राउंड ऑफ करने के समय आप क्या राउंड ऑफ करोगे वो तो आपके ऊपर होता है कि आप इसको 6.6 को राउंड ऑफ करके 6 मानते हो कि आप 6.6 को राउंड ऑफ करके 7 मानते हो। तो वो तो चेंज हो सकता है ना, उस हिसाब से आपका C भी चेंज हो जाता है। तो C आपको कैसे कैलकुलेट करना है? रिवाइज करना होता है C, लेंथ ऑफ द कॉलम L, जो L आपने यहाँ पर रखा था वही L आपको यहाँ पर रखना है, लेंथ ऑफ द कॉलम L, और NP-1। NP क्या है? यह है NP, नंबर ऑफ बैटन प्लेट रिक्वायर्ड इन वन फेज। जो आप NP कैलकुलेट कर चुके हो वही NP यहाँ पर रखना है और उसको -1 कर देना है। वहां से आपका फाइनल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, रिवाइज्ड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द बैटन प्लेट C, ठीक है। तो होप आपको डिजाइन ऑफ बैटनिंग ऑफ कॉलम समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।